Hello friends, welcome to Victory IAS YouTube channel and I am Shubham Sharma, your economy faculty. फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कुछ स्कीम्स का। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए, और हम सब ये बात जानते हैं कि अगर भारत को 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो बिना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ये पॉसिबल नहीं है। तो अब उसमें क्योंकि भारत सरकार लगातार बड़े बड़े स्टेप्स ले रही है, चाहे पीएलआई स्कीम हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, इन सब का ऑब्जेक्टिव यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है जीडीपी में वो लगातार हमारा बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में आज के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिस्कस देखते हैं क्या क्या हमें डिस्कस करना है। इनविट आरईआईटी क्या है, स्कीम फॉर एमएसएमईज, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, विजन इंडिया डेवलप्ड अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एमएनसी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्कीम। ये 5 टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आप इसको लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके अलावा बने रहिए पूरे वीडियो में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इनविट्स और आरईआईटी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और इनविट्स क्या होते हैं। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक ये मॉल कंपनी ओनर है, एक मॉल के ओनर है और इनकी मॉल बनाने की कंपनी है जिसका नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कहीं पर मॉल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। लेट्स से ये यहां पे एक एक्स प्लेस पर एक मॉल बनाना चाह रहे हैं और इसके लिए ही नीड 50 करोड़। लेट्स से ही नीड 50 करोड़ रुपीस। अब यहां पर ये लोगों से कह रहे हैं कि आप मेरे इस मॉल के लिए मुझे पैसे दें और मैं उसके बदले आपको आरईआईटीज इशू करूंगा, रिट्स इशू करूंगा। तो जैसे शेयर्स इशू होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आरईआईटीज इशू होते हैं, लेकिन उनको हम कहते हैं आरईआईटी यूनिट्स। अब यहां पर एबीसीडी जो है, इनकी इच्छा थी कि इस मॉल में शॉप को खरीदने का, लेकिन मॉल इतना कॉस्टली है कि उस शॉप को खरीदना, फिर उन शॉप को मेंटेन करना, ये सब बहुत टफ हो सकता है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम इस मॉल की आरईआईटी यूनिट्स को खरीद लें। तो ये एबीसीडी के पास जो पैसा था, जो ये खरीदना चाह रहे थे शॉप्स का, उसका कुछ पैसा इन्होंने आरईआईटीज में लगा दिया। लेट्स से ए ने 10 लाख रुपए लगाए, बी ने 20 लाख रुपए लगाए, सी ने 30 लाख लगाए, डी ने 40 लाख लगाए। तो ऐसे करके इन्होंने पैसा जो है अपना मॉल ओनर को दे दिया। बाकी जगहों से भी मॉल ओनर ने अरेंज किया पैसा, मान लीजिए दिनेश से, रमेश से, सुरेश से। ऐसे करके मॉल ओनर के पास पैसा आ गया, उसने मॉल कंस्ट्रक्ट किया। फिर मॉल कंस्ट्रक्ट करके जो शॉप्स उस मॉल में खुली, उन शॉप से जो उसको रेंट मिला, उस रेंट को यहां पे उसने डिस्ट्रीब्यूट किया बिटवीन एबीसीडी एंड द पीपल। तो जस्ट लाइक शेयर्स, यहां पर आरईआईटी यूनिट्स जो होते हैं वो शेयर किए जाते हैं विद द इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्ट उसमें करते हैं। यहां पर कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है कि सबसे पहले तो समझते हैं आरईआईटी है क्या। आरईआईटी इज अ कंपनी दैट ओन, ऑपरेट और फाइनेंसेस इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। Instead of buying those properties, investor can buy share of REIT, which allow them to invest in real estate without the complexity of managing them. So REIT allow investors to pool their money and invest in income generating real estate project such as shopping mall, office building, hotel और even residential complexes. तो आपको ना तो ओन करना है ना मैनेज करना है, आपको REIT यूनिट्स खरीदनी है और उसके बदले पे आपको एक फिक्स इनकम मिलती रहेगी एज अ डिविडेंड। अच्छा, इसमें एक बात और है, अगर उस मॉल की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है तो आपने जो पैसा उसमें लगाया उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो REIT must distribute at least 90% of their taxable income as dividend to shareholders, which make them attractive to income seeking investors. ये बात हमें ध्यान रखनी है कि REITs को अपने टैक्सेबल इनकम का 90% अमाउंट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और जैसे जैसे उसकी वैल्यू एनहांस होती है REIT की, उतना ही उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। जैसे ये इमेज के फॉर्म में आप देख सकते हैं, ये मॉल है, ऑफिस है, शॉपिंग प्लेसेस है, इन्वेस्टर्स ने मनी किया और उनको यहाँ पे 90% डिविडेंड प्रॉफिट है जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। उसी तरह से इनविट क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इनविट क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इनविट्स, जैसे मान लीजिए जयपुर से और दिल्ली तक एक हाईवे कंस्ट्रक्ट होना है, जयपुर से दिल्ली तक एक हाईवे बनना है और इस हाईवे की कॉस्ट है 500 करोड़। इस हाईवे की कॉस्ट पड़ेगी लगभग 500 करोड़। अब इसी तरह से ये हाईवे की जो कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी हो सकती है, कोई प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाह रही है। जरूरी नहीं है वो हाईवे बनाए, हॉस्पिटल बना सकती है, कोई स्टेडियम बना सकती है, ठीक है, कोई एयरपोर्ट बना सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो प्राइवेट कंपनी ने, जनरली एयरपोर्ट्स तो सरकार बनाती है, लेकिन ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं उसमें।
अब उन्होंने इन्विट इशू करे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, तो लोगों ने वही इन्वेस्ट किया पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के पास पैसा आया, उन्होंने उसके बदले इन्विट यूनिट्स दिए, और जैसे जैसे उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे टोल टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं या मान लीजिए वहां पे रेंट कलेक्ट हो रहा है किसी भी तरीके से, उससे जो भी पैसा आया उसका 90% अमाउंट जो टैक्सेबल इनकम का है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स के बीच में। और जैसे जैसे उस चीज की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस इन्विट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। तो आरईआईटी और इन्विट में क्या डिफरेंस हुआ? आरईआईटी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए है, इन्विट्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए है। ठीक है, और इसमें दो बातें ध्यान रखनी है कि एक तो 90% ऑफ द टैक्सेबल इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, और तीसरी चीज जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनके जो इन्विट्स की वैल्यू है, आरईआईटी की वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी, और अगर वैल्यू कम होती गई तो इन्विट्स और आरईआईटी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो आई होप इट इज बीइंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ मूविंग अहेड एंड डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज एमएसएमई। व्हाट इज एमएसएमई? एमएसएमई सेक्टर क्या है? देखिए, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन, ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ के लिए एमएसएमई की ग्रोथ बहुत जरूरी है। यानी कि अगर हम कहें कि इंडिया की ग्रोथ के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ के लिए एमएसएमई की ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमएसएमईज मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है, ये एमएसएमईज एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करती है, ये एमएसएमईज एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करती है, ये एमएसएमईज जो है वो साथ साथ में रीजनल डेवलपमेंट्स करती हैं। इन एमएसएमई से विमेन एम्पावरमेंट एनहांस होता है, और इस एमएसएमई सेक्टर से भारत की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो अगर एमएसएमई का हम क्लासिफिकेशन करें तो देखिए, इसमें इस साल जब बजट आया तो उसमें एमएसएमईज का डेफिनेशन चेंज हुआ है। अब पहले जहां पे माइक्रो एंटरप्राइजेस का करंट इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ हुआ करता था, वो अब 2.5 करोड़ हो गया है। वहीं टर्नओवर लिमिट बढ़ के 5 करोड़ से 10 करोड़ हो गई है, यानी कि किसी भी माइक्रो एंटरप्राइजेस का अगर टर्नओवर 10 करोड़ तक है तो हम उसको कहेंगे कि वो माइक्रो एंटरप्राइज है। स्मॉल एंटरप्राइजेस का पहले करंट इन्वेस्टमेंट लिमिट 10 करोड़ थी, अभी इसको बढ़ा के 25 करोड़ कर दिया गया है, और टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़। यानी कि अगर किसी भी स्मॉल एंटरप्राइज को हम एमएसएमई में तब क्लासिफाई करते हैं जब उसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो। फिर मीडियम एंटरप्राइजेस जिनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट पहले 50 करोड़ थी, इसको बढ़ाकर 125 करोड़ कर दिया गया है, और टर्नओवर जो है वो 500 करोड़ हो गया है। तो ये क्लासिफिकेशन आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि एमएसएमई का क्लासिफिकेशन बताइए, या किस तरह की स्कीम्स एमएसएमई से जुड़ी हुई हैं। तो वो भी देख लेते हैं कौन कौन सी स्कीम्स ऐसी हैं जो एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे रैंप स्कीम की। क्या है ये रैंप स्कीम? रैंप स्कीम इज रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। यानी कि अगर हम बात करें पूरे एमएसएमई की तो यहां पे 4 स्कीम्स हैं: रैंप स्कीम, रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, मुद्रा योजना, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, और स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, दैट इज स्फूर्ति। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम कोविड के समय पे स्टार्ट करी गई थी, क्योंकि कोविड के समय पे एमएसएमईज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। एक तो लोन्स नहीं मिल रहे थे, दूसरी बात एमएसएमईज का जो वर्किंग ऑपरेशंस थे उनके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा था। तो गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम स्टार्ट करी थी, जिससे एमएसएमईज को फंड्स का शॉर्टेज ना हो। तो यहां पर इसके लिए ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम थी, बट कोविड के बाद अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले रैंप स्कीम से। रैंप स्कीम 2022 में लॉन्च हुई थी। इसका बजट था टोटल 6062 करोड़ ओवर 5 इयर्स। ऑब्जेक्टिव था मार्केट एक्सेस इंप्रूव करना, फाइनेंशियल एक्सेस को इंप्रूव करना, और टेक्नोलॉजिकल एक्सेस को बेहतर करना एमएसएमईज के लिए। तो यहां पर किन किन चीजों पर फोकस किया गया? फोकस किया गया कि इंस्टीट्यूशंस को कैसे स्ट्रेंथन करें, गवर्नेंस मैकेनिज्म को कैसे स्मूथ करें, बेहतर करें, स्टेट्स का सपोर्ट, स्टेट लेवल सपोर्ट एमएसएमईज तक कैसे पहुंचाएं। साथ साथ में एक और जो बात जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो थी फॉर्मलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एमएसएमईज। यानी कि स्किल डेवलपमेंट बेहतर करना, डिजिटल टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना, और उसके साथ साथ में जितनी भी ये एमएसएमईज हैं इनको एक फॉर्मल सेटअप प्रोवाइड करना। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रैंप स्कीम। ये एक वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड इनिशिएटिव है, ये एक वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड इनिशिएटिव है। फिर आगे चलेंगे हम मुद्रा योजना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम ये कहें कि एमएसएमईज के लिए एक तरह से बहुत बड़ा
कंट्रीब्यूशन मुद्रा योजना से होता है। मुद्रा योजना बेसिकली जो गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जाते हैं माइक्रो स्मॉल बिजनेसेस को। इसमें 4 तरह की कैटेगरीज हैं, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। शिशु लोन जो होते हैं वो 50,000 तक के होते हैं। जनरली जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या फर्स्ट टाइम बिजनेसेस जो होते हैं उनको यहाँ पर लोन दिया जाता है शिशु में। किशोर होता है 50,000 से 5 लाख, यानी कि कोई ऐसे बिजनेसेस जिनको एक्सपेंशन करना है, जिनको ग्रोथ करनी है, उनको यहाँ पे किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है, 5 लाख तक का। तरुण लोन जो है वो 5 लाख से 10 लाख तक का दिया जाता है उन बिजनेसेस को जो थोड़ा सा स्टैब्लिश हो चुके हैं अब, और उन्हें अब फर्दर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए या बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करना है, उनको यहाँ किशोर लोन दिए जाते हैं। और तरुण जो लोन है, तो सॉरी, उनको तरुण लोन दिए जाते हैं, सॉरी ये गलती हो गई, तरुण लोन दिए जाते हैं। और तरुण प्लस लोन जो है वो 20 लाख तक के, यानी 10 लाख से 20 लाख के बीच में। तो तरुण प्लस लोन जो है ये अभी हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जिन एमएसएमईज ने या स्टार्टअप्स ने टाइमली रीपेमेंट किया है लोन्स का, उनको ये फैसिलिटी तरुण प्लस लोन की दी जा सके। तो 4 कैटेगरीज है, शिशु में 50,000 तक का लोन, किशोर में 50,000 से 5 लाख, तरुण में 5 लाख से 10 लाख और तरुण प्लस में 10 से 20 लाख। तो यहाँ पे जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को फैसिलिटीज देना, विमेन, एससी, एसटी और इवन ओबीसीज भी इसमें इंक्लूडेड यहां पर हुए, बट ओबीसीज को अब यहां पर जनरली विमेन, एससी, एसटीज जो है उनके ऊपर ही यहां पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली दे वांट दैट कि जितना ज्यादा हो सके वो हम फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, दैट इज फॉर स्फूर्ति। ये स्फूर्ति क्या है? देखिए, भारत की जो पहचान है ना वो उसकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज से है, और इस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल हमारे उन आर्टिसंस का है, हमारे उन स्पेशलाइज स्किल पीपल का है, जो हमारे ट्रेडिशनल या जो हमारी धरोहर हैं उनको आज तक कायम करे हैं। अब चाहे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, चाहे कढ़ाई हो, बुनाई हो, साथ साथ में हम अगर हम बात करें कुछ कारपेंट्री वर्क हो या स्कल्पचर वर्क हो, तो ऐसे में ये स्फूर्ति स्कीम क्यों लाई गई है? इट इज अ क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए लाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, बैम्बू, खादी इंडस्ट्री को डेवलप करना है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉमन फैसिलिटीज, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ब्रांडिंग और मार्केटिंग प्रोवाइड करना, ये इसके मेजर ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर इनको अपग्रेडेड टूल्स प्रोवाइड करना, फाइनेंस प्रोवाइड करना, मार्केट फैसिलिटीज देना, ये इस स्फूर्ति स्कीम के मेजर ऑब्जेक्टिव है। तो एक बार अगर हम इसको समअप करना चाहें कि एमएसएमईज को लेकर अगर हमें समअप करना है कि एमएसएमईज क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं और इसके साथ साथ इसके चैलेंजेस भी देखेंगे। एमएसएमई क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, जीडीपी, स्पेशली इन जीडीपी ग्रोथ रेट, स्पेशली इन जीडीपी ग्रोथ रेट, स्पेशली इन जीडीपी ग्रोथ। सेकंड, प्रमोट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट, direct and indirect employment, promote exports, promote exports, उसके अलावा promote exports, then support women empowerment, support women empowerment, support women empowerment, then balance regional development, balanced regional development, balance regional development, balance regional development. Apart from that, reduce migration of people, reduce migration of the people, and national development, और national development में their role is big enough, very big role. They contribute in the national development as well. National development में भी इनका रोल
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक बार आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए फटाफट से, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट नोट डाउन दीज पॉइंट्स। जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ टाइम, थोड़ा सा खांसी सा आ रहा है, 1 मिनट। या आई होप इट इज बीइंग क्लियर टू ऑल। सो एमएसएमई इंपॉर्टेंस, तो देखिए ये तो एमएसएमई की इंपॉर्टेंसेस हो गई। उसके बाद में एमएसएमई के चैलेंजेस क्या क्या है, एमएसएमई के चैलेंजेस क्या क्या है, एमएसएमई के चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे पहले तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ फॉर्मल सपोर्ट, lack of formal support, lack of formal support. Then apart from that, lack of awareness, lack of awareness, poor innovation, poor innovation. Then little bit of what we can say, uh, lack of funds. दीज आर द मेजर एमएसएमई चैलेंजेस। सो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। देखिए मुद्रा योजना में हम 4 तरह के लोन दे रहे थे, शिशु किशोर तरुण, तरुण प्लस, हेल्प फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन, एससी एसटी ओबीसी, इनको सबको, इनको स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है, वुमेन्स को, एससी एसटी और ओबीसी को। देन स्कीम ऑफ फंड्स स्फूर्ति हमने पढ़ा, जिसका ऑब्जेक्टिव है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, कॉयर, बैम्बूज, खादी, कॉमन फैसिलिटीज, स्किल ट्रेनिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग प्रोवाइड करना, ताकि इनको फाइनेंस अच्छे से मिल पाए, मार्केटिंग अच्छे से हो पाए इनके गुड्स की, और इनके टूल्स का अपग्रेडेशन हो पाए। फिर आगे बढ़ेंगे हम नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन पे। देखिए टेक्सटाइल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, या हम ये कहें इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला सोर्स है टेक्सटाइल। अब यहां पे टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है, टेक्निकल टेक्सटाइल ट्रेडिशनल टेक्सटाइल से अलग है, थोड़ा सा है तो टेक्सटाइल का ही पार्ट, लेकिन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल से अलग है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल आर टेक्सटाइल मटेरियल डिजाइंड प्राइमरली फॉर देयर फंक्शनल परफॉर्मेंस रादर देन फॉर फैशन, कंफर्ट और एस्थेटिक्स। दे आर स्पेशली इंजीनियर्ड फैब्रिक यूज अक्रॉस इंडस्ट्रीज फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, देखिए कि टेक्निकल टेक्सटाइल के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, ये एक टेक्निकल टेक्सटाइल का एग्जाम्पल है। फिर हम कहें बर्ड स्टॉपिंग नेट्स, जो बर्ड स्टॉप करने के लिए जो वो नेट्स आते हैं, वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल का पार्ट है, बर्ड स्टॉपिंग नेट। फिर हम कहें आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल ग्रासेस, आर्टिफिशियल ग्रासेस, दैट इज द ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। कार कवर्स, कार कवर्स, ये भी टेक्निकल टेक्सटाइल के पार्ट है। बहुत सारी चीज, फायर प्रूफ जैकेट्स, ये भी टेक्निकल टेक्सटाइल का है। ये देखिए बर्ड कैचिंग नेट्स जो होते हैं, ये भी टेक्निकल टेक्सटाइल के पार्ट है। सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। अब यहां पर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, जो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च किया गया था, इसका पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका पीछे का ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले तो इंडिया को टेक्निकल टेक्सटाइल में ग्लोबल लीडर बनाना, टू मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल। हमारे डोमेस्टिक मार्केट को ग्रो करना फ्रॉम 40 बिलियन यूएस डॉलर टू 50 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2024 इन एग्रो, जियो, मेडिटेक, मोबाइल टेक एंड प्रोटेक्टिंग। रेस एक्सपोर्ट फ्रॉम 14,000 करोड़ टू 20,000 करोड़ विथ एनुअल ग्रोथ ऑफ 10%, एनुअल ग्रोथ 10% की, यानी एक्सपोर्ट को 14,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक लेके आना। मेक इन इंडिया को प्रमोट करना, साथ साथ में स्किल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज को बेहतर करना, एजुकेशन सपोर्ट को एनहांस करना। उसके अलावा जो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है R&D एंड इनोवेशन को जितना हो सके उतना हमें प्रमोट करना है।
मार्केटिंग और डेवलपमेंट बेहतर करना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन हमें इंप्रूव करना है, और एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना है। तो जो नेशनल नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, ये जो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सनराइज सेक्टर के फॉर्म में डेवलप हो सकता है। तो भारत सरकार ट्रेडिशनल टेक्सटाइल पे तो ऑब्वियसली फोकस कर ही रहे हैं, बहुत टाइम से फोकस कर रहे हैं, और हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन अब जो हमारा फोकस है वो टेक्निकल टेक्सटाइल पर भी है, क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल फ्यूचर है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो यहां पर टेक्निकल टेक्सटाइल पे हम लोग मेजरली R&D, इनोवेशन, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे अच्छा खासा ध्यान दे रहे हैं, अच्छा खासा फोकस कर रहे हैं। फिर बात करेंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स की। अब ये पहले तो ये समझते हैं ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है क्या, और ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक होता क्या है। देखिए, भारत के कंटेक्स्ट में हम जब भी बात करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि वी डोंट हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप्स। हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स बहुत हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि हमारे देश में हमने गतिशक्ति स्कीम स्टार्ट करी, जिससे गतिशक्ति मंत्रालय भी बनाया उसके बाद, जिसका जिसका ऑब्जेक्टिव जिसका ऑब्जेक्टिव जो है वो यही था कि ओवरऑल जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं उन सब में एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन हो। अब यहाँ पे ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों बनाया गया है? तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्सटेंड किया है कंसेशन पीरियड फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्कीम फ्रॉम 30 to 45 ईयर्स टू अट्रैक्ट मोर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को पुश करना बहुत जरूरी है, और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने के लिए यहाँ पे ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो पार्क्स हैं, यहाँ पे सरकार ने कंसेशन पीरियड को 30 ईयर्स से 45 ईयर्स तक बढ़ा दिया है। The government has planned to build 35 such mega freight and transport hubs under its flagship Bharatmala scheme टू स्मूदन फ्रेट मोबिलिटी, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट। यानी कि फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट हब्स क्रिएट कर रहे हैं जो भारतमाला स्कीम है उसके तहत, ताकि फ्रेट मोबिलिटी, जो गुड्स की मोबिलिटी है वो टाइमली हो सके, प्रॉपर हो सके, एफिशिएंसी बेहतर हो सके, और लॉजिस्टिक कॉस्ट को हम कम कर पाए। तो लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया हैज अकॉर्डेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस इन 2017। लॉजिस्टिक को इंफ्रास्ट्रक्चर में 2017 में जोड़ा गया, और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जितना हो सके लॉजिस्टिक्स को फास्ट किया जा सके। भारत की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो अगर ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। तो इंडियाज लॉजिस्टिक कॉस्ट इज 14%, वहीं वर्ल्ड का जो एवरेज लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 7 से 8% के आसपास है। वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंक में इंडिया की राइट नाउ जो रैंक है वो 38th पोजीशन पे है हम। ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है, इसके 5 की फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो फ्रेट एग्रीगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेट एग्रीगेट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। मल्टी मॉडल फ्रेट ट्रांसपोर्ट, फ्रेट का ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग को बेहतर करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट को एक्सटेंड करना, और वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिससे ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन और जिससे ओवरऑल जो कन्वीनियंस है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, वो बेहतर हो। तो ये 5 चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले तो फ्रेट एग्रीगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे फ्रेट को एग्रीगेट किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मल्टी मॉडल फ्रेट ट्रांसपोर्ट, कैसे हम फ्रेट ट्रांसपोर्ट को बेहतर करें, स्टोरेज को प्रॉपर करें, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज को अच्छे से करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड करें, और वैल्यू एडेड सर्विसेज को हम कैसे बेहतर कर पाए, ये इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव है। फिर आगे चलेंगे, विजन डेवलप्ड इंडिया अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एमएनसीज। It is a report brought out by Confederation of Indian Industry. It has been held that India has a potential to attract $475 billion of FDI in the next 5 years. तो $475 billion FDI को अट्रैक्ट करने का हम लोग सोच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है, ऑल्दो $475 बिलियन का, बट इंडिया ऐसा कर सकता है। एफडीआई जनरली 2 तरह से होता है, एक तो ग्रीनफील्ड एफडीआई होता है, एक ब्राउनफील्ड एफडीआई होता है। ग्रीनफील्ड एफडीआई में कोई भी नया कंस्ट्रक्शन होता है या नया तरीके से नए सिरे से कोई चीज शुरू होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कोई नया एयरपोर्ट बन रहा है, दैट इज ग्रीनफील्ड एफडीआई। ब्राउनफील्ड एफडीआई में एग्जिस्टिंग एफडीआई में ही एग्जिस्टिंग एसेट में ही कुछ चेंजेस किए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं ब्राउनफील्ड एफडीआई।
तो रिपोर्ट ने ये बोला इंडिया इमर्ज एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया इज द फिफ्थ मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन नाउ विद इट्स 20 करोड़ स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास एंड ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट। तो भारत का जिस तेजी से मिडिल क्लास मार्केट बढ़ रहा है और जिस तेजी से भारत में मैन्युफैक्चरिंग और एक जेनजी जो डेवलप हो रहे हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं भारत एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो जेनजीज का डेवलपमेंट हुआ, जेनजीज की लाइकिंग डिसलाइकिंग हुई, ये बहुत मैटर करता है एफडीआई को भी। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री लाइक डिजिटल इंडिया एंड एटसेट्रा, डिजिटल इंडिया ने पूरी काया पलट दी है हमारे देश में। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने चीज़ों को बहुत बेहतर करा है, बहुत स्मूथ किया है, एक्सेसिबिलिटी बहुत बेहतर करी है। So India is an important destination for global expansion. 71% of MNCs working in India feel so. तो यहाँ पर फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग पे, जिसमें हम बात कर रहे हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पीएलआई स्कीम, जो कि इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है अगर आप प्रोडक्शन बेहतर कर रहे हो या आप एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हो तो। और साथ साथ भारत चाह रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस को प्रमोट करना, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस भारत में बेहतर हो। जैसे परिवेश पोर्टल हमने बनाया जिससे सिंगल विंडो क्लियरेंसेस इंप्रूव हो, यानी जहां पर पहले किसी भी चीज को अप्रूव करने के लिए बहुत सारे अप्रूवल्स बहुत सारी जगहों पर हमें क्लियरेंसेस लेने पड़ते थे, परिवेश पोर्टल इसीलिए बनाया गया ताकि सिंगल विंडो क्लियरेंसेस प्रमोट हो सके। लेबर कोड्स बनाए गए जिससे जो पुराने एग्जिस्टिंग लेबर लॉस थे उनको स्ट्रीमलाइन किया किया गया, कंसोलिडेट किया गया। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं जिससे हम चाह रहे हैं कि आने वाले समय में एफडीआई हमारे कंट्री में बढ़े, एमएनसीज जो हैं वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट होता है, स्किल बेस्ड चीजें इंप्रूव होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, देश का फॉरेक्स बढ़ता है, ये सब चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। तो फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, Amazon पे हमारी विक्ट्री आईएएस की इकोनॉमी टॉपिक हाफ ईयरली करंट अफेयर्स अवेलेबल है। देखिए इस बुक को मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, ये है क्या। यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में 2 साल 3 साल पुराने करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं कई बार। उसका रीजन ये होता है कि कोई चीज 2 या 3 साल पुरानी है लेकिन उसका सिग्निफिकेंस अगर अभी भी दिख रहा है हमें, तो यूपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती है। कॉन्सेप्चुअल वाइज तो वो टॉपिक वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है, उनमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स चेंज होते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी बुक है, इस पर्टिकुलर बुक में हम पिछले 2-3 साल के करंट अफेयर्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। इसको आप चाहें तो इसमें आप इस बुक को अगर खरीदना चाहें तो आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, तो फिजिकल कॉपी भी आपको मिल जाएगी, और अगर आप किंडल एडिशन चाहते हैं तो आपको किंडल एडिशन भी इसका मिल जाएगा। तो इस बुक के पीछे और इन वीडियोस के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ना सिर्फ इस साल या 6 महीने में जो करंट अफेयर्स हो रहा है वो नहीं पढ़ाना, वो तो आगे आएगा ही, अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पिछले 2 और 3 साल के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो भी हम आपको कवर करवा रहे हैं, ताकि आपका कुछ छूटे ना। जब आप आंसर राइटिंग करो तो आप वो 2 और 3 साल पुराने जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी अपने आंसर्स में लिख सको, ताकि आपके आंसर में वैरायटी अच्छी हो, और साथ साथ में आप जो भी नॉलेज गेन करें उसमें एक होलिस्टिक प्रिपरेशन आपकी चले। ये हमारा मेन उद्देश्य है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं ये जो मैगजीन या बुकलेट जो हम ला रहे हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। जैसा मैंने बताया, आप हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं और इसकी किंडल एडिशन भी आप परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छे लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे अब रिसेंट शॉर्ट्स, बहुत सारे वीडियोस हम लगातार अपलोड करते रहते हैं, जो कि आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन को बेहतर करेगा। यही हमारा पीछे इसका उद्देश्य है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।